Hi, welcome back. So this is our last part, last chapter of the entire SPOM SEPTD. I hope आप लोगों को बहुत मजा आया होगा अभी तक के 8 chapters के अंदर. This is the last chapter which contains some miscellaneous topics which we have some part we would have studied earlier. पहले कहीं कहीं कुछ कुछ reference पढ़ा होगा and something new we will learn into this particular chapter. ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है. विद इन नेक्स्ट हाफ एन आवर के अंदर इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले तो मिसलेनियस के अंदर हम लोग स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरीज दी गई है आपके आईसीआई मॉड्यूल के अंदर. सो शुड वी डिस्कस दैट? डेफिनेटली नॉट. क्या हमारे एग्जाम में आएगी? नहीं आएगी. वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. अगर आपको सीखना है उनके बारे में, आईसीआई मॉड्यूल पढ़िए, आईसीआई मॉड्यूल निकालिए, उसको पढ़िए, वहां पे स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरीज बताई गई है. तो यू रेफर टू दैट. सेकंड थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज सोर्स ऑफ फंड. अपन ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर फंडिंग एंड वैल्यूएशन के अंदर वहां पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लिया था कि फंड्स के मतलब कहां से हम लोग कितने स्टेजेस होते हैं फंडिंग के, एंड देन व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हु कैन इन्वेस्ट इनटू आवर बिजनेस, चाहे वो क्राउड फंडिंग के थ्रू हो, चाहे वो पर्सनल सेविंग्स के थ्रू हो, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर्स हो, वीसी हो, आईपी के थ्रू हम फंड्स रेज कर सकते हैं. सो फंडिंग एजेंट्स मतलब सोर्स ऑफ फंड्स क्या होने वाले उसके बारे में पढ़ेंगे. देन बिल्डिंग द राइट टीम, हम लोग एक अच्छी टीम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. देन फाउंडर्स का ग्रूमिंग. फाउंडर का ग्रूमिंग मतलब कैसे फाउंडर, जैसे भी आप देखोगे ना पीआर एजेंसीज होती है, तो मोस्ट ऑफ द जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स वगैरह रहती है, जो भी ट्विटर हैंडल्स होते हैं, उनको कौन हैंडल करता है? एक पीआर एजेंसीज होती है जो उनको हैंडल करती है. आप देखोगे कोई भी अच्छा सेलिब्रिटी, जैसे आपने वो सुना होगा शार्क टैंक इंडिया के अंदर इको आई थी निश हेड करके, ठीक है, पारुल गुलाटी. तो उनका बेसिकली उनका आप देखोगे वहां पे जाके तो लिखा रहेगा कि हैंडल्ड बाय करके पीआर एजेंसी का नाम लिखा हुआ रहता है. तो बेसिकली हाउ डज पीआर एजेंसीज हेल्प a particular business founder in their grooming, in their उनको wider audience तक कैसे पहुंचाने में help करती है. तो that all we are going to understand here. Then crisis management, how do they manage the crisis also, that also we are going to cover. Then second last topic is startup communities. Startup communities basic understanding, 5-10 नए नए founders जुड़ के एक कम्युनिटी बना लेते हैं कि भाई अब से कोई भी अगर फाउंडर आ रहा है नया बिजनेस लेके, तो उसको हम लोग कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं. नए ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करेंगे ताकि जो हमने डिफिकल्टीज फेस की है, जो इश्यूज हमको आए हैं, वो किसी नए फाउंडर को ना आए और वो अपने बिजनेस के साथ फटाफट से ग्रोथ कर सके. तो दोज आर बेसिकली द स्टार्टअप कम्युनिटीज. एंड लास्टली इज एग्जिट बाय इन्वेस्टर्स. अपन ने पढ़ा था आईपीओ वगैरह के बारे में, पढ़ा था मर्जर एक्विजिशंस. सो दोज आर द फैक्टर्स बाय व्हिच एन इन्वेस्टर, दोज आर द वेज बाय व्हिच अ इन्वेस्टर कैन गेट देयर इन्वेस्टमेंट बैक. तो वो एग्जिट करने के लिए इन्वेस्टर के पास में ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था, क्विक ओवरव्यू था. लेट अस मूव फॉरवर्ड फटाफट से. सोर्स ऑफ फंडिंग, बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ा था. मतलब खुद का पैसा आप लोग बिजनेस के अंदर लगा रहे हो, कोई भी एक्सटर्नल फंडिंग नहीं लेके आ रहे हो, और उसके अंदर आप जो बिजनेस के अंदर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो वही आप बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बूटस्ट्रैप. एंजल इन्वेस्टर्स बोले तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कि जैसे शायद अनुपम मित्तल है, अश्नील ग्रोवर है, अपना पीयूष बंसल साहब है, उसके बाद में अपने बोर्ड के फाउंडर है, तो बेसिकली अमन गुप्ता. सो ऑल ऑफ देम आर बेसिकली हु, ऑल ऑफ देम आर एंजल इन्वेस्टर्स, काइंड ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स है. मतलब काइंड ऑफ नहीं, एंजल इन्वेस्टर्स ही है वो लोग, क्योंकि वो उनके पास हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है और वो सपोर्ट करते हैं अर्ली एज स्टार्टअप्स को. ठीक है. देन वेंचर कैपिटलिस्ट. वेंचर कैपिटलिस्ट ये इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती है, जैसे अपन ने वाई कॉम्बिनेटर के बारे में 2-3 बार डिस्कस किया था. ऐसे बहुत अच्छी 0-1 करके 0-1 वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है. बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे मणिपाल हॉस्पिटल्स है, मणिपाल एजुकेशन, मणिपाल यूनिवर्सिटीज है. तो वो लोग की भी एक अपना वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म होती है, वो लोग का भी अपना एक इन्वेस्टमेंट करने का पैटर्न रहता है. तो बेसिकली दोज आर इन्वेस्टमेंट फर्म्स दैट प्रोवाइड कैपिटल स्ट्रक्चर इन एक्सचेंज फॉर द इक्विटी. राइट. क्राउड फंडिंग, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करना. ठीक है. दिस में भी फॉर द पर्पस ऑफ डोनेशंस और मे बी एनी अदर पर्पस के लिए आप लोग बहुत सारे लोगों से फंड्स रेज कर सकते हो. ठीक है. क्राउड फंडिंग बोलते हैं उसको. देन बैंक लोन्स, बताने की जरूरत नहीं है. ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है, सब्सिडी मिलती है. एक्सेलरेटर, इंक्यूबेटर, प्रीवियस चैप्टर के अंदर भर भर के पढ़ा है, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, अब क्या होता है जिसे सीएसआर करना रहता है कई बिजनेसेस को. ठीक है. कंपनी से आपने कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा होगा. तो कॉर्पोरेट्स क्या होती है कि वो एक पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर्स एस्टैब्लिश करती है बाय वे ऑफ सपोर्टिंग द स्टार्टअप इनटू देयर फील्ड. उनकी फील्ड के रिलेटेड अगर कोई स्टार्टअप आ रहा है तो वो लोग ट्राई करेंगे कि उसको क्या करें, उसको प्रमोट करें, उसको हेल्प आउट करें. सो वो लोग इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं. कॉर्पोरेट्स प्रोवाइडिंग फंडिंग्स टू द सिमिलर काइंड ऑफ जो एक स्टार्टअप्स को, जो कि सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट इन स्टार्टअप थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर्स, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होते हैं. ठीक है. प्रोवाइड स्टार्टअप विद कैपिटल एक्सेस, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड कोलैबोरेशन. पढ़ लेना, हो जाएगा. बिल्डिंग अ राइट स्टार्टअप टीम, स्टार्टअप टीम कैसे बनाना, ये वाले पॉइंट्स आप एक बार फटाफट से पढ़ लेना खुद से. देयर इज नथिंग मच टू रीड इनटू इट बिकॉज़
कुछ भी नहीं है, खाली आपको बस जनरल अंडरस्टैंडिंग है, आप खुद से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रियल बिजनेस स्टोरीज दी गई है फ्लिपकार्ट बायकॉन। अगर आपको एग्जाम में नहीं आएगा, सीखने की चाहत है तो पढ़ लेना, पेज नंबर 9.16 से 9.18 तक का रेफरेंस दिया हुआ है, तो जस्ट रीड इट। नाउ फाउंडर्स ग्रूमिंग। फाउंडर का ग्रूमिंग क्या होता है, ठीक है? दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ नैरेटिव अराउंड देयर बैकग्राउंड। नैरेटिव मतलब उनकी स्टोरीज के बारे में बताना, ठीक है? फाउंडर को अपने मतलब हाउ डू दे इंप्रूव देमसेल्व्स, खुद की पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करना, एक्सपीरियंस, मोटिवेशन, हाइलाइटिंग देयर यूनिक पर्सपेक्टिव एंड इनसाइट्स। तो वो आप देखोगे कई कई शॉर्ट्स में आजकल, रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू क्या होता है कि फाउंडर्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो उन सब चीजों के लिए, उन सब चीजों करने के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करके वो लोग डालते हैं। उन सब के लिए उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, ठीक है? कि कैसे बोलना, क्या बोलना, कैसे नहीं बोलना, ठीक है? तो दैट इज बेसिकली द फाउंडर का ग्रूमिंग, ठीक है? क्रूशियल रोल ऑफ पीआर का बहुत अच्छा रोल रहता है इन शेपिंग पब्लिक परसेप्शन एंड मैनेजिंग देयर रेपुटेशन। आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े जो मतलब एंटरप्रेन्योर्स है, जितने भी बड़े बड़े फाउंडर्स है, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, सबके एक पीआर एजेंसीज रहती है। पीआर बोले तो पब्लिक रिलेशन एजेंसीज, जो क्या करती है, उनको हेल्प आउट करती है। फॉर व्हाट? दे हेल्प देम आउट विथ रिस्पेक्ट टू उनके जो एडवर्टाइजमेंट जो कैंपेन्स होते हैं, उनके लिए उनको ट्रेन करती है। आप अगर बात कर, अगर आपको सलमान खान चाहिए आपके इवेंट के अंदर, तो आप यू कैन नॉट डायरेक्टली रीच टू सलमान खान, यू हैव टू फर्स्ट कांटेक्ट विद द पब्लिक रिलेशन। उनके जो पीआर एजेंसीज है उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनके साथ प्राइस नेगोशिएशन होगा, एंड देन अल्टीमेटली सलमान खान के साथ आप लोग जो भी आपसे मतलब जहीं पे जहां पे भी आपको बुलाना है, कोई भी इवेंट अटेंड करवाना है, तो वो सब काम बाद में होते हैं। सो बेसिकली पीआर एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए। वो एक ब्रिज होता है, लेटर होता है, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके, ठीक है? तो दैट इज बेसिकली पीआर। नाउ रोल ऑफ पीआर एजेंसीज। पीआर एजेंसीज का काम क्या होता है? एक पर्सनल ब्रांड बनाने में हेल्प करते हैं आपकी। आप देखोगे पारुल गुलाटी, जो अपन पहले भी बात की थी, निश शहर की जो मालकिन है, जो मालकिन के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, उनका आप देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि मैनेज बाय करके दिस। तो दे हेल्प इन बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड्स, ठीक है? तो वो किस तरीके की वीडियो शूट करते हैं वहां पे, उनको पर्सनली ग्रूम करते हैं कि हाउ यू हैव टू स्पीक, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो वो सब चीजें करने में भी वो हेल्प करते हैं। क्राफ्टिंग अ कंपेलिंग पर्सनल ब्रांड दैट अलाइंस विद द स्टार्टअप्स मिशन एंड वैल्यूज। तो वो ज्यादातर वीडियोस डालती है, वो अपने बालों से रिलेटेड डालती है, मतलब आई मीन जो विक्स वगैरह जो बनाते हैं, वो जो अटैचमेंट्स बनाते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, बट वो सब चीजें, उन सब से चीजों से रिलेटेड वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना वीडियोस वगैरह डालते हैं, ताकि वो कस्टमर के साथ रिलेट कर पाए, ठीक है? क्योंकि वो खुद एक पर्सनल ब्रांड बन चुकी है, तो उनको किसी एक सेलिब्रिटी को हायर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? सो दैट इज बेसिकली एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी। अब क्योंकि वो बहुत फेमस हो चुके हैं ठीक है, बहुत तो वो शार्क टैंक पे आई थी, बहुत फेमस हो गई, तो क्रेडिबिलिटी रहती है कि अगर ये कुछ लेके आई, तो अगर ये इन्वेस्टर्स को मतलब इफ शी इज एबल टू कन्विंस इन्वेस्टर्स, तो मतलब कुछ तो प्रोडक्ट में दम है, तो एक वो क्रेडिबिलिटी बनती है, ठीक है? मीडिया इंटरव्यू, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स थ्रू लीडरशिप, ठीक है, पर्सपेक्टिव विद अ ब्रॉडर ऑडियंस, फाउंडर्स कैन एनहांस देयर क्रेडिबिलिटी। अब ये लोग कई सारे इवेंट्स अटेंड करते हैं, कई सारी जगह पे जाके अपने इनसाइट्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को वो शेयर करते हैं, ठीक है? सो दैट एस्टैब्लिशेस अ सॉर्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी कि यार दे हैव अचीव्ड समथिंग एंड दैट इज व्हाई दे आर ऑन टू दैट पोजीशन, ठीक है? मैनेजिंग रेपुटेशन, मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ड्राइविंग ग्रोथ एंड विजिबिलिटी, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। पहले आप देखोगे शार्क टैंक पे आने से पहले उनका कोई रेपुटेशन नहीं था, मतलब ठीक है, बहुत लिमिटेड उनका कस्टमर बेस था, लेकिन once they came onto the Shark Tank India and जब वहां से उनका वो जो फेमस हुआ मालकिन वाला डायलॉग, एंड देन इट शूटेड अप, और उनका जो सेल्स है वो पता नहीं कितना एक्स हो गया, ठीक है? सो दैट बेसिकली हेल्प्स इन ड्राइविंग द ग्रोथ एंड विजिबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांड। नाउ क्राइसिस मैनेजमेंट बाय पीआर एजेंसीज, ये वाले पॉइंट्स बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, बस ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रहता है। मीडिया रिलेशंस, स्टेक होल्डर एग्रीमेंट, रेपुटेशन मैनेजमेंट, कंज्यूमर आउटरीच एंड सक्सेसफुल मिटिगेशन, बस ये ऊपर ऊपर से पॉइंट पढ़ लेना एंड यू आर डन। स्टार्टअप कम्युनिटी, स्टार्टअप कम्युनिटी के बारे में अपन ने पढ़ा था। स्टार्टअप कम्युनिटीज क्या होती है? स्टार्टअप कम्युनिटीज आर बेसिकली द वंस, जो लोग मतलब फाउंडर्स, इन्वेस्ट, जो फाउंडर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो आपस में मिलकर के क्या करते हैं, एक कम्युनिटी टाइप में फॉर्म कर लेते हैं, विच दे इंश्योर कि कोई भी नया अगर बंदा आता है, कोई भी अगर नया बिजनेसमैन आता है, कोई भी नया फाउंडर आता है, कोई भी नया एंटरप्रेन्योर आता है, तो उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे मदद कर सकते हैं। सो दोज आर बेसिकली द वर्क ऑफ, दोज आर द मेन इंटेंशन बिहाइंड फॉर्मिंग स्टार्टअप कम्युनिटीज। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जॉइनिंग स्टार्टअप कम्युनिटी? सबसे पहले तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, ऑलरेडी जो सक्सेसफुल फाउंडर्स है, वो लोग वहां पे अपने इनसाइट शेयर करते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, ठीक है? नॉलेज शेयरिंग हो गया, यहाँ पे ये वाला पॉइंट कवर हो गया कि वो अपने नॉलेज वहां पे शेयर करेंगे अगर आपको कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो आपको उनसे नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? सेकेंडली उनके रिसोर्सेज मिल जाएंगे, मतलब उनके पास कॉन्टेक्ट रहेंगे एस्टेब्लिश्ड। अगर आपका कोई बिजनेस अच्छा है,
और फाउंडर्स जो एग्जिस्टिंग फाउंडर्स है उनको अगर अच्छा लगा तो वो आपको रिसोर्सेज फंड्स प्रोवाइड कर देंगे। वो आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको नेटवर्क्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कस्टमर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे शार्क टैंक पे भी कई बार बोलते हैं कि फीस मेंसल बोलते हैं कि मेरे पास रिटेल कस्टमर्स बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा बेस है। वैसे ही अमन गुप्ता बोलता है कि मेरे पास आई एम D2C ब्रांड में, डायरेक्ट टू कंज्यूमर में, डायरेक्ट टू D2C मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर्स के साथ रिलेट कर पाता हूँ, डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करता हूँ, तो इससे मैं आपका सप्लाई चेन में हेल्प कर सकता हूँ। सो बाय दोज वेज व्हाट दे डू इज दे नॉलेज दे एक्सेस रिसोर्सेज शेयर करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स के थ्रू फंडिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, दिस इज आल्सो डन। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज विद मेनी इन्वेस्टर्स, मेंटर्स, यू नो कस्टमर्स, सप्लायर्स, तो वो नेटवर्किंग वाला पॉइंट हो गया। सपोर्ट सिस्टम होते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कल को अगर आपका स्टार्टअप फेल हो गया तो वो आपको इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। विजिबिलिटी एंड एक्सपोजर, इंक्रीज्ड इंडिविजुअल्स विजिबिलिटी एंड एक्सपोजर विद इन द ecosystem, allowing them to showcase their brand, attract potential customers and investors, and building credibility in the industry. Then opportunities for collaboration, वो अपने साथ में भी जोड़ सकते हैं आपको। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और उनके बिजनेस की नीड के साथ अलाइन कर रहा है तो वो आपके साथ कोलैबोरेशन करने में भी हेल्प कर सकते हैं। एंड staying informed, you have to be keep individuals informed about the latest trend, development and opportunities. इससे क्या होता है, अगर जो भी नए स्टार्टअप, जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स है, जो भी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स है, फाउंडर्स है, जो कि सक्सेसफुल बन चुके हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो चीजें आपके पास में 2 दिन बाद पहुंचेगी वो उनके पास 2 दिन पहले पहुंच जाती है। आप ऐसे समझ सकते हो उसको, क्योंकि दे हैव वेरी बिग कनेक्शंस, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेजेबल चीजें आती रहती है। तो वो आपको इंडस्ट्री के अंदर क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको जल्दी अवेयर करा सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग स्टार्टअप कम्युनिटी। नाउ सम की थिंग्स टू नो बिफोर ज्वाइनिंग। आपको एक स्टार्टअप कम्युनिटी ज्वाइन करने जा रहे हो, लेकिन कुछ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। 5 चीजें हैं, क्या है फटाफट से देख लेते हैं। फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द स्टार्टअप जागरण। मतलब स्टार्टअप जागरण बोले तो स्टार्टअप की जो की टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे कि फंडिंग क्या होती है, वैल्यूएशंस क्या होते हैं, अब फोरकास्टिंग क्या होती है, फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होती है, तो ऐसे की टर्म्स के ऊपर जो स्टार्टअप से रिलेटेड जो नए एच न्यू एज टर्म्स है, जो कि अपन ने पढ़े, इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं, अपन ने जितने भी, अपन ने एक चैप्टर नंबर 4 या 5 के अंदर अपन ने पढ़ा था कि 5-6 डेफिनेशंस पढ़ी थी। कैश बर्न क्या होता है, देन रन पे क्या होता है, देन व्हाट इज टोटल एड्रेसेबल मार्केट, व्हाट इज टोटल सर्विसेबल मार्केट, ऐसे करके बहुत सारे डेफिनेशंस अपन ने पढ़ी थी, इतने सारे टर्म्स अपन ने सीखे। तो उनके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सो दैट इज बेसिकली यू हैव टू फैमिलियराइज योरसेल्फ by way of with the startup जागरण। then this research industry trend। सेकेंडली आपको इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। करंट ट्रेंड्स क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज क्या है, ठीक है। व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल मार्केट डायनामिक्स एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आर देयर इनटू द इंडस्ट्री व्हिच यू आर एंटरिंग इनटू। देन डेवलप नेटवर्किंग स्किल्स। नेटवर्किंग स्किल्स बोले तो कनेक्ट विद द पीयर्स, मेंटर्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। ताकि इससे क्या होता है ना, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ टच में हो तो आप स्टार्टअप कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए आपके पास में ऑलरेडी कुछ इनसाइट्स रहते हैं कि अगर हम लोग वहां पे जाएंगे तो हाउ डू वी हैव टू बिहेव देयर। आपको थोड़ा प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग रहता है। अगर आप ऑलरेडी किसी इन्वेस्टर्स को, किसी मेंटर्स को, पीयर्स को, फाउंडर्स को अगर आप जानते हो तो आप उनके साथ स्किल्स, उनके साथ आप बात कीजिए कि अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट आई एम गोइंग टू गेट, हाउ डू आई हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ सो दैट आई कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो उससे आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, आस्किंग इनसाइटफुल क्वेश्चंस, आर्टिकुलेटिंग योर गोल्स एंड इंटरेस्ट क्लैरिटी। इससे आपको क्या होता है कि ये सब चीजें में आपको मदद मिलती है। प्रिपेयर योर एलिवेटर पिच। अगर आप स्टार्टअप कम्युनिटी में जा रहे हो तो अपना एलिवेटर पिच बना के जाओ, जो कि 30 सेकंड से 2 मिनट का पिच होता है। अपने आई थिंक 4th और 5th टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पूरे सीरीज के अंदर। तो बेसिकली अपने एलिवेटर पिच को आप लेके जाओ। कंसाइज एंड कंपेलिंग एलिवेटर पिच होना चाहिए। अपने यूनिक वैल्यू, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एस्पिरेशंस को आप उसमें हाईलाइट करो एंड अपना एक पर्सनल ब्रांड बना करके वहां पे एंटर करो। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू हैव टू कैरी विद योरसेल्फ व्हेन यू आर जॉइनिंग अ स्टार्टअप कम्युनिटी। ऑलराइट, नाउ एग्जिट स्ट्रेटजीज। एग्जिट स्ट्रेटजीज बोले तो एग्जिट करना है आपको बिजनेस से, ठीक है। एग्जिट करोगे तो आपको प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशन फॉर इन्वेस्टर कैन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स सच एज स्टेज ऑफ स्टार्टअप, इंडस्ट्री एंड द स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो और जब जितने भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ रिटर्न करने के लिए, कोई भी अगर आपको हेल्प कर रहा है तो दे विल नीड सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न। आपसे कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट चाहिए होगा। जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा कि हम लोग आज अगर 10 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो व्हाट इज द अमाउंट दैट वी कैन एक्सपेक्ट इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न। कितना मिलेगा 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद में कितना पैसा हम लोग को मिल जाएगा। तो बेसिकली एग्जिट स्ट्रैटेजीज के अंदर कोई भी अगर आपके अंदर इन्वेस्टमेंट डाल रहा है, कोई भी अगर इन्वेस्टर आपको इन्वेस्टिंग दे रहा है, फंडिंग दे रहा है, तो बेसिकली उनको वो लोग ये भी सोचते हैं कि हम लोग को एग्जिट कैसे मिलेगा। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट दे कंसीडर
सबसे पहले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हैं कि कौन सा इंडस्ट्री है, कौन सा सेक्टर है, यहाँ पे ऑन एन एवरेज रिटर्न कितना चलता है, मार्केट के अंदर कितना रिटर्न, कितनी प्रॉफिटेबल है कंपनीज। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे डिसाइड कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है। ठीक है, अगर आपके कोई ऐसे इंडस्ट्री में घुस रहे हो जहाँ पे एग्जिस्टिंग पीयर्स है, तो आपके कॉम्पिटिटर्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप निकाल वहां पे निकाल के वो लोग मेजर कर सकते हैं कि अच्छा, अगर हम लोग इस तरीके के बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो हमको इस तरीके का रिटर्न मिल सकता है। दैट इज बेसिकली द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पैरामीटर होता है। अच्छा, इसके कई सारे एग्जिट स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है। सबसे पहले तो एक्विजिशन, मर्जर और एक्विजिशन दोनों को एक साथ ही कर लेते हैं। एक्विजिशन मतलब आप ए और बी करके दो कंपनीज है, आप ए बड़ी कंपनी हो, आपने बी को अक्वायर कर लिया तो बी का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, तो दैट इज बेसिकली द एक्विजिशन। अब क्या होता है कि सर्टेन टाइम्स इट इज नॉट नेसेसरी कि बी कंप्लीटली बंद हो जाएगी, बी में कंटिन्यू सर्वे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दे में कंटिन्यू विद द बिजनेस। तो बेसिकली वो होता है एक्विजिशन अकर्स व्हेन लार्जर कंपनी परचेजेस स्टार्टअप यूजुअली फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश, स्टॉक और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। This can provide a lucrative exit for the founder, investors, and the employees, as well as access to traditional resources and opportunities for the startup to scale within the acquiring company. हम लोग अक्वायर किए गए तो हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। मर्जर में क्या होता है, दो कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती है, ए और बी बनकर के ए बी प्राइवेट लिमिटेड बन गए, तो दोनों का अपना वजूद है, दोनों का अपना एग्जिस्टेंस रहता है। सो दैट इज बेसिकली व्हेन टू कंपनीज कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी। अक्वायर मतलब हमने बी को पूरा का पूरा अक्वायर कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया उसका बिजनेस पर। मर्जर में क्या होता है, दो कंपनीज आपस में जुड़ के ए और बी जुड़ करके एबी लिमिटेड बन गए, तो बेसिकली वो लोग अब अपने दोनों बिजनेस को साथ में कंबाइंड होकर के बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके बाद में होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो दैट इज द वन वे। आईपीओ के थ्रू इतनी सारी आईपीओ आ रहे हैं मार्केट के अंदर, अभी तो पूछो मत, मतलब बाहर पड़ी पड़ी है। व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस इज दिसंबर एंड करंटली 9 आईपीओ आर ओपन एज ऑन टुडे। तो बेसिकली इतना आईपीओ का बूम चल रहा है, मतलब फंड्स की कमी पड़ रही है। सो आईपीओ के थ्रू फंड इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिलता है। आप देखोगे ऑफर फॉर सेल, अपन ने पहले भी पढ़ा था कि ओएफएस करके होता है, तो उसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स वो अपने शेयर्स को ऑफलोड करते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, और उससे जो रिटर्न जनरेट करते हैं वो अपने साथ में लेके घर चले जाते हैं नोट कर लेके चले जाते हैं और अपने बिजनेस के अंदर डालते हैं, वापस उनको कई बार री इन्वेस्ट करते हैं। तो दैट इज बेसिकली मैनेजमेंट बाई आउट, मतलब बाई बैक। ठीक है, बायबैक के बारे में आपको मालूम रहेगा। लिक्विडेशन, लिक्विडेट कर देते हैं उनके असेट्स को, ठीक है, शट डाउन कर देते हैं ऑपरेशंस को, दैट इज वन ऑफ द वे ऑफ गेटिंग एक्सिट। फटाफट निकल जाओ, जितने पैसे बचे इन्वेस्टर्स के बीच में बांटो और निकल जाओ, वो दैट इज द लास्ट वे। एंड सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल बोले तो इन्वॉल्विंग सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ स्टार्टअप टू अनदर प्राइवेट इन्वेस्टर, मतलब एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने दूसरे वीसी को एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को सेल कर दिया। दैट मींस शेयर्स अभी तक लिस्टेड नहीं है, आपके बिजनेस के अंदर वाई कॉम्बिनेटर ने लेट्स से इन्वेस्ट किया था और उन्होंने 0 to 1 करके एक और वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है, उनके उनको आपके शेयर्स बेच दिए कंपनी के। तो बेसिकली आपकी कंपनी का शेयर होल्डिंग चेंज हो गया, लेकिन वो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड नहीं है, तो उसको सेकेंडरी सेल बोलते हैं। ठीक है, ओके राइट। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट योर एग्जिट स्ट्रैटेजीज। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, आईपीओ के बारे में कीवर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं, एक बार से पढ़ लेना, कुछ भी ज्यादा नहीं है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा इसके बारे में। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द दैट्स ऑल, ये बस इतना सही था आपका, तो हो गया पार्ट खत्म। नाउ नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ में। सबसे पहले तो क्या है कि जागू जो कि एक डिजिटल टॉर्च लाइट ब्रांड है, फाउंडर है किसका, जगत लाइट वाला का, वाज नॉन अमंग द स्टार्टअप कम्युनिटीज टू ऐड अ लॉट ऑफ एंगेजिंग वैल्यू कंट्रीब्यूशन टू कन्वर्सेशंस ड्यूरिंग द सेशंस। मतलब एक जागू करके एक फाउंडर है जगत लाइट वाला का, जगत लाइट वाला एक स्टार्टअप है, उसका फाउंडर है जागू करके। तो वो जो बंदा है वो स्टार्टअप कम्युनिटीज के अंदर जाता है, वहां पे अपने वैल्यूएबल इनसाइट्स शेयर करता है, जब भी कॉन्वर्जेशंस होती है ना, जब भी मीटिंग्स वगैरह होती है, तो वहां पे अपने वैल्यूएबल इनसाइट्स को वहां पे शेयर करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग परक्विजिट्स फॉर अ फाउंडर इन स्टार्टअप कम्युनिटीज इज ही सपोज्ड टू बी गुड एट। अब क्या होता है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके मॉड्यूल के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर, जहां पे आप आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस केस के अंदर आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ, अब इसके अंदर आप देखोगे ना तो पढ़ के आप नहीं बता सकते कि इसका आंसर क्या होगा, और अगर होगा तो भी वो गलत होगा ऐसे ही मॉड्यूल के हिसाब से, तो इसमें आपको थोड़ा एलिमिनेशन मेथड को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जागू करके एक बंदा है, वो फेमिलियराइज हुआ है इंडस्ट्री ट्रेंड्स के साथ में, करेक्ट, तभी वो आकर के एक स्टार्टअप कम्युनिटीज के अंदर अपने भाषण देता है, अपना ज्ञान देता है, अपना नॉलेज शेयर करता है, करेक्ट। तो क्या इज ही नीड टू बी फेमिलियराइज हिमसेल्फ विद स्टार्टअप जागरण? डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि वो एक बंदा है जो कि ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फाउंडर है, बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, जो कि स्टार्टअप कम्युनिटीज के अंदर आकर के अपने इनसाइट्स शेयर कर रहा है। सिंस ही इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो उसको स्टार्टअप के टर्म्स के बारे में नॉलेज रहेगा, तो ये आंसर तो इसका होने से रहा। थर्ड आता है कि डेवलपिंग नेटवर्किंग स्किल्स। भाई वो अगर नेटवर्किंग स्किल्स नहीं होता तो वहां स्टार्टअप कम्युनिटीज के अंदर वो कैसे आता हो, मेरे को बताओ। अगर उसके पास में नेटवर्किंग स्किल्स नहीं है तो वो सक्सेसफुल कैसे बनता है?
नेटवर्किंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको सक्सेसफुल स्टार्टअप बनना है, ठीक है, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा। बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड, अगर वो एक ब्रांडेड आदमी नहीं होगा, कोई भी इरा गिरा तो गिरा अगर आपको आके बोल के जाएगा तो क्या आप उसको सुनोगे क्या? नहीं। एक बंदे का पर्सनल ब्रांड मतलब वो खुद एक ही हिमसेल्फ शुड बी समथिंग लाइक, अगर आपको वो सुनने के लिए आप लोग उसको आतुर हो जाओ, ठीक है। जैसे भी कोई भी बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज बोलते हैं, तो उनका एक पर्सनल ब्रांड बना हुआ है, ठीक है, तो उनकी बेसिस पे वो लोग उनको सुनते हैं, उनकी एडवाइस को मानते हैं। शाहरुख खान आज इतना सक्सेसफुल हो चुका है, उनके इतने सारे कोट्स आते हैं कि भाई ऐसे ऐसा काम मत करो, ऐसा करो, वैसे करो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाया है, तभी जाके आज लोग उनको सुनते हैं। तो ये वाला आंसर भी होने से रहा। तो व्हाट इज समथिंग दैट इज लेफ्ट आउट, तो लास्ट में रिसर्च इंडस्ट्री ट्रेंड्स, मतलब उसको क्या करना है, जब भी वो आए सेशंस के अंदर, तो उसमें उसको लेटेस्ट इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट चैलेंजेस क्या चल रहे हैं, लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है, उनके बारे में वो अंडरस्टैंडिंग लेके आए, ताकि वो आकर के अच्छे से अच्छे मतलब आपको और भी ज्यादा वैल्यूबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सके। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए 1 का बी। आई नो कि इसको मतलब फर्स्ट टाइम में करना बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको 2-3 बार ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल गेट टू नो कि अच्छा। और एक दो बार अगर एक आध क्वेश्चन ऐसा छूट भी गया ना एग्जाम में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यू हैव टू गेट जस्ट 50 मार्क्स टू क्लियर दिस एग्जाम, ऑलराइट। सो ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। Fun and Friends water park was going through a public crisis after a woman got hurt on a water slide. So they hired a professional PR agency to manage the crisis. Which of the following would not form part of their mitigation plan? मतलब इनमें से क्या प्लान का? अभी देखो अपन ने यहाँ पे देखा था, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने यहाँ पे देखा था, ये वाले पॉइंट्स देखे थे। मैंने बोला ना एक दो बार आपके पॉइंट्स को पढ़ लो। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मीडिया रिलेशंस, स्टेक होल्डर एग्रीमेंट, रेपुटेशन मैनेजमेंट, कंज्यूमर आउटरीच, सक्सेसफुल मिटिगेशन। तो दीज आर द क्राइसिस मैनेजमेंट बाय पीआर एजेंसीज। अब आप यहाँ पे आके देखो तो आपको ऑटोमेटिकली इसका आंसर मिल जाएगा। मीडिया रिलेशंस अपन ने पढ़ा था, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, रेपुटेशन एंगेजमेंट, कंज्यूमर फीडबैक करके अपन को वहां पे कोई भी ऐसा पीआर एजेंसी का करके ऑप्शन नहीं मिला था, राइट। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? जस्ट पीआर कंज्यूमर फीडबैक करके हमको इसका आंसर मार्क करना, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। So we have done 2 questions of this, ठीक है। Now moving on to the third part. Riya जो कि a founder grooming consultant was discussing the roadmap of marketing Mayank and Audit. Sorry, Riya जो कि a founder grooming consultant was discussing the roadmap of marketing for Mayank and Mudit, the founder of H2O, a water delivery app. Which of the following aspects would ideally not form part of a discussion? मतलब जब वो एक फाउंडर एक ग्रूमिंग कंसल्टेंट है, तो इसमें से क्या चीजें वो लोग बात नहीं करेंगे। जब अपन ने देखा था कि ग्रूमिंग के टाइम में अपने को वो स्किल्स वगैरह सिखाते हैं, ठीक है, तो मयंक एंड मुदित टू हॉर्न वेरियस स्किल्स डेफिनेटली उनको होना चाहिए। जब वो कंसल्टेंट एज ए ग्रूमिंग दे रहे हैं आपको मार्केटिंग के लिए, तो आपको नेसेसरी स्किल्स होना चाहिए। दे अंडरस्टैंड द मोनेटाइजेशन ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप। हाँ, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द मोनेटाइजेशन, ठीक है। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। देयर नीड्स टू डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। अदर स्किल्स सीखना है आपको, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना है। दे मस्ट बोथ हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांडिंग बनाने में अपने को वो हेल्प करते हैं। अगर अपन ने भी देखा था, अपन ने भी पढ़ा था, तो आपको ऐसा क्लिक हो जाना चाहिए कि यार ये वाले पॉइंट्स तो स्किल्स तो होने चाहिए, एक पर्सनल ब्रांड भी होना चाहिए, लेकिन तो फिर लास्ट में बचता क्या है? लास्ट में बचता है ये वाला ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर बी। तो विच ऑफ विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, तो मतलब क्या उनके डिस्कशन में वो बात नहीं करेंगे, वो बात नहीं करेंगे कि कैसे अपने पब्लिक रिलेशंस को मोनेटाइज करना है, उसके बारे में वो लोग बात नहीं करेंगे। वो स्किल्स के बारे में बात करेंगे, पर्सनल ब्रांड बनाने के बारे में बात करेंगे, ठीक है। Now moving on to the fourth question, second last question of this particular entire module. Okay, Babu Bhai from Gujarat, who started a marble art company in 2016, was struggling to attract investment in scale up his business. So, on the recommendation of his friend, he joined a state government-led startup community. ठीक है? Which of the following benefits of participation in such communities would he be most excited to gain from? मतलब अगर वो स्टार्टअप कम्युनिटीज के अंदर ज्वाइन करता है, तो इनमें से उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या मिलेगा? एक्सेस टू रिसोर्सेज, नॉलेज शेयरिंग, सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब देखो, ही वाज स्ट्रगलिंग टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू स्केल अप हिज बिजनेस। सबसे बड़ा उसको प्रॉब्लम क्या आ रहा था? He was struggling with respect to getting investment into his business. So, on the recommendation of his friend, he joined a state government-led startup community. उसने एक state government-led startup community को join किया. Which of the following benefits of participation in such communities would he be most excited to gain from? मतलब इनमें से which of the following benefits of participation in such communities, मतलब अगर वो ऐसे communities को join करता है, तो उसको सबसे ज्यादा benefit कहाँ मिलना चाहिए? नॉलेज शेयरिंग, क्या उसको नॉलेज चाहिए? नहीं चाहिए। तो ये वाला आंसर होगा क्या इसका? नॉलेज शेयरिंग तो नहीं होने वाला, उसको तो फंड्स चाहिए। सपोर्ट सिस्टम चाहिए, सपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू वो लोग प्रोवाइड करते हैं इमोशनल सपोर्ट वगैरह, वो अपन ने पढ़ा था कि जो स्टार्टअप कम्युनिटीज प्रोवाइड करती है। लास्ट में था विजिबिलिटी एंड एक्सपोजर एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज।
दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। आईसीआई ने यहाँ पे क्या दिखे रखा है, आईसीआई ने फोर्थ का आंसर दिखे रखा है डी, एंड आई डोंट थिंक सो, मेरे को ये नहीं लगता कि ये आंसर होगा। मेरे हिसाब से तो एक्सेस टू रिसोर्सेज होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये वाला आंसर होना चाहिए रेदर देन दिस, बट आईसीआई हैज गिवन दैट, तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेस टू रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ उसको फंड चाहिए होंगे, ठीक है, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे, तो आई थिंक इसका आंसर एक्सेस टू रिसोर्सेज ही होना चाहिए, बट आईसीआई ने पॉइंट नंबर डी दिया है, विच आई डोंट थिंक सो कि करेक्ट है। आईसीआई ने जो किया है वो अपने को करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन का आंसर आपको रट्टा मारना पड़ेगा। आई कांट डू एनीथिंग विद दिस। Now moving on to the last question, question number 5, which talks about Mr. Prabhat running a successful. Just a second, I'm getting one call. Okay. Okay. So Mr. Prabhat running a successful business of packaged Indian snacks. Mr. Prabhat करके एक बंदा है. He is running a successful business of packaged Indian snacks. Has been adamant that his heirs, 21 years old Suchita and 23 years old Ragini, learn to trust the team's capabilities and provide support and guidance when they need it the most. Which aspect of the following building the right team is he focusing on the? तो सबसे पहले क्या होता है कि मिस्टर प्रभात रनिंग ए सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं, पैकेज्ड इंडियन स्नैक्स का एक बिजनेस चला रहे हैं, हैज बीन एडमेंट दैट his has 21 years old Suchita and 23 years old Ragini, दो बंदियां हैं, learn to trust their team's capabilities and provide support and guidance when they need it the most, मतलब उनको सबसे ज्यादा जब जरूरत हो तो उस टाइम पे वो लोग क्या प्रोवाइड करें, उनको कैपेबिलिटीज हो उनके पास में ताकि वो लोग गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। विच एस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग द राइट टीम इज हिज फोकसिंग ऑन हियर, मतलब बिल्डिंग द राइट टीम बनाने के लिए इनमें से कौन से एस्पेक्ट के ऊपर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अगर अपन देखोगे ना, यहाँ पे अपन ने कवर भी किया था ये वाला पॉइंट, आई थिंक आई हैड गिवन दिस यू टू रीड ऑन योर ओन, ठीक है। ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस देखे रखे आप देखोगे ना, आप एक बार खुद से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे ना, यू सी टीम्स कैपेबिलिटी एंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस, देखो मैंने कीवर्ड्स को बरोबर से हाईलाइट करके रखा है। यू हैव टू गेट द टीम्स कैपेबिलिटीज एंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस, ये प्रोवाइड करने के लिए आपके पास में क्या क्या टीम बिल्डिंग के लिए क्या मतलब आपके पास में होना चाहिए, राइट। आई मीन व्हाट यू से अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स, बिल्डिंग द राइट टीम, हाँ तो मतलब इनमें से आपके पास में क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो इट इज बेसिकली एम्पावरिंग एंड डेलीगेटिंग, आपके पास में ये आपके पास में कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप टीम को कैपेबल बना सको एंड प्रोवाइड देम सपोर्ट एंड गाइडेंस, तो इसका आंसर क्या होगा, एम्पावरिंग एंड डेलीगेटिंग। देखो पूरा का पूरा यहाँ पे सब जगह हाईलाइट करके रखा प्रॉपर्ली वर्ड्स को, एक बार आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं अपन, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या इससे रिलेटेड कुछ, सी एम्पावरिंग एंड डेलीगेटिंग आंसर दिया हुआ और इसका आंसर दिया हुआ सी। Alright, so that's what about all your chapters. We are done with all the chapters. अच्छा लगा हो, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अपने सारे दोस्तों के साथ प्लीज प्लीज शेयर कीजिएगा। एंड दैट्स अबाउट इट, साइनिंग ऑफ, दिस इज ऋषभ बेद एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक्स अ लॉट।